1992 और 1993 में पूरे देश में दंगों का माहौल था क्योंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। जो पार्टियां सत्ता में थी वो भी और जो पार्टी सत्ता में नहीं थी वो भी अपने अपने तरीके से इस डिमोलिशन को सपोर्ट कर रहे थे और इस डिमोलिशन के खिलाफ थे। सबसे मेन बात, उस समय जो सेंटर में पार्टी बैठी हुई थी, रूलिंग पार्टी जो सेंटर को गवर्न कर रही थी, वो इस डिमोलिशन के सख्त खिलाफ थी। वहीं अयोध्या से करीब 15,000 किलोमीटर दूर मुंबई में बैठे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके लेख से भारत के लाखों करोड़ों युवा प्रेरित हुए थे और उन्होंने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की तरफ अपना कदम बढ़ाया था। उस टाइम कार सेवकों में कई ऐसे युवा नेता शामिल थे जो उस टाइम महाराष्ट्र में लिखे हुए एक साप्ताहिक से प्रेरित थे और इसे लिखने वाले जो महान व्यक्तित्व थे उनकी सोच अपने मिट्टी, अपने देश और हिंदुत्व तथा इस सनातन धर्म के लिए, अयोध्या के राम मंदिर के लिए एक अलग ही लहर लाती थी। उनके इसी सोच और रवैये की वजह से उस समय के रूलिंग पार्टी ने उनके वोटिंग राइट्स पे, उनके इलेक्शन लड़ने पर भी बैन लगा दिया था, लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड कभी नहीं बदला और हमेशा खुलकर हिंदुओं को सपोर्ट करते रहे, अयोध्या के राम मंदिर को सपोर्ट करते रहे। वहां पर बनी हुई उस ढांचे को, जो कि एक विवादित ढांचा रहा है, उसके अगेंस्ट हमेशा वो खड़े रहे। उस दौरान पूरे देश में दंगे का माहौल बन चुका था और इसी का प्रभाव मुंबई में भी पड़ा और मुंबई में भी एक बड़ा दंगा हुआ जिसे नाम दिया गया मुंबई रॉयट्स अगेंस्ट मुस्लिम। तब मुस्लिमों ने शत्रुता की भावना से बदला लेने के लिए मुंबई में हिंदू संगठनों पर आक्रमण किया, पूरे देश के हिंदू संगठनों पे, पूरे देश के हिंदू सभ्यताओं पे, मंदिरों पे आक्रमण किया था और इसी ने एक राइट्स का रूप ले लिया था। मुंबई में हुए इस राइट्स का जो डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराया गया था वो ठहराया गया था उस समय के निडर, साहसी और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को। उनके लेख की वजह से उन्हें इसके लिए टारगेट किया गया था। उनका लेख हमेशा से हिंदू सभ्यताओं को, हिंदू संस्कृति को, सनातन धर्म को सपोर्ट करने वाला होता था, जिसकी वजह से इस दंगे में उनका नाम डायरेक्टली शामिल किया गया था। करीब करीब 500 साल के संघर्ष के बाद हमारे रामलला पुनः मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। इसके लिए हमारे अनगिनत पूर्वजों ने, कितने ही जानों ने, कितने ही कार सेवकों ने अपना बलिदान दे दिया, कितनों ने आजीवन इस मंदिर के लिए अपना बलिदान करके रख दिया। लेकिन इन सबको जानते हुए भी अगर लोग अपने राजनीतिक फायदे या फिर पर्सनल फायदे के लिए इसको भुलाकर सेकुलर बनने का नाटक कर रहे हैं तो बहुत ही दुखद बात है। आप सेकुलर हैं, अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई किसी से छुपाए नहीं छुपती है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, आज हिंदू धर्म का वो सपना पूरा हुआ है जो 500 साल से अधूरा था। राम मंदिर बनकर तैयार है, रामलला उसमें प्रतिष्ठित है, लेकिन एक ऐसे नेता जिन्होंने आजीवन राम मंदिर को दिया, आजीवन सनातन को सपोर्ट किया, इतने सारे दुश्मनों होने के बावजूद, इतने सारे केसेस होने के बावजूद, इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी वो अपने धर्म पर अडिग रहे थे। उन्होंने कभी अपनी मानसिकता बदली ही नहीं। वो बाला साहेब ठाकरे का नाम कोई भी नहीं ले रहा। ऐसा क्यों होता है कि हम इतने बड़े दिग्गज नेता जिन्होंने खुद को हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के लिए झोंक दिया, उनको हम भुला देते हैं, उनको श्रद्धांजलि तक नहीं देते हैं। ऐसे नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक धर्म, एक संस्कृति, एक सनातन के लिए समर्पित कर दिया, कौन थे वो बाला साहेब ठाकरे? इतनी अडिगता उनके अंदर कैसे आई? इतना साहस वो कहां से लाते थे? इतनी परेशानियों के बावजूद भी वो खुद को अपने धर्म पर कैसे रख पाते थे? ऐसी क्या शक्तियां थी जिसकी वजह से उन्होंने आजीवन अपने आप को सनातन धर्म के लिए समर्पित रखा? बने रहिए वीडियो के अंत तक, एक एक करके उनकी सारी बातें जानेंगे। एक बात आती है, किसी को अपने धर्म पर अडिग रहने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, उसके मन में दृढ़ता चाहिए होता है, उसके मन में साहस चाहिए होता है। और ये सभी चीज अपने गुणों के साथ बाला साहेब ठाकरे मुझे लगता है पहले से ही आए हुए थे। 23 जनवरी 1926 को पुणे में प्रबोधनकर ठाकरे, रामबाई ठाकरे के घर जन्म होता है एक बच्चे का। जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो किसी को नहीं पता था कि ये आगे चलकर इतना बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कहकर जाना जाएगा। बाला साहेब ठाकरे के पिता प्रबोधनकर ठाकरे एक हिंदू थे, लेकिन ब्रिटिश इंडिया में जन्मे एक राइटर विलियम मेकपीस ठाकरे से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपना सरनेम पनवेलकर से बदलकर ठाकरे रख लिया था। बाला साहेब ठाकरे के पिताश्री भी एक कार्टूनिस्ट थे और आगे चलकर बाला साहेब ठाकरे ने भी कार्टूनिस्ट के तौर पे ही अपने करियर की शुरुआत की थी। बाला साहेब ठाकरे ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो वो फ्री जनरल पास में
एज अ कार्टूनिस्ट काम किया करते थे। उनके बनाए हुए कार्टून उस टाइम द टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में भी प्रकाशित हुए थे। लेकिन उनका ये सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। बाला साहब ठाकरे और फ्री प्रेस जनरल के साथ कुछ अनबन हो गई और जिसके बाद बाला साहब ठाकरे ने अपने कुछ 4-5 साथियों के साथ फ्री प्रेस जनरल छोड़ दिया। उनके 4-5 साथियों में बड़े पॉलिटिशियन जॉर्ज फर्नांडिस भी शामिल थे। फ्री प्रेस जनरल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना प्रेस शुरू किया था, लेकिन वो भी 2-3 महीने ही चल पाया और बंद हो गया। उसके बाद 1960 में बाला साहब ठाकरे ने अपने भाई के साथ मिलकर एक वीकली कार्टून पेपर लॉन्च किया। उसका नाम था मार्मिक। लेकिन कार्टूनिस्ट होने के बावजूद मार्मिक के माध्यम से वो मराठी मानुस के जो लोकल प्रॉब्लम्स थे, उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, सरकार से जो उनकी दिक्कतें थी, अपने लोकल एरिया में बाहर के आए हुए लोगों की वजह से जो उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही थी और उनको जो दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी, मेन उन्होंने उस पर फोकस किया हुआ था। अब ये होता था कि वहाँ की जो कंपनीज थी वो बाहर से आए मजदूरों को अपने यहाँ रखती थी, क्योंकि बाहर से आए हुए मजदूर कम पैसों में ज़्यादा काम करके कंपनी को देती थी और कंपनी हमेशा अपना ही प्रॉफिट देखती है, जिसकी वजह से मराठियों को जॉब कम मिलने लगी, उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। और ये सारे केसेस मार्मिक के माध्यम से बाला साहब ठाकरे ने हाईलाइट किए थे। मार्मिक की वजह से बाला साहब ठाकरे जिन युवाओं की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे थे, उन्हें मार्मिक में और बाला साहब ठाकरे में अपनापन दिखने लगा था। वो बाला साहब ठाकरे से जुड़ने लग गए थे और बाला साहब ठाकरे क्योंकि मिट्टी से निकले हुए व्यक्तित्व थे, वो मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे, लोगों का उनसे जो जुड़ाव था वो बढ़ता गया और यही बाला साहब ठाकरे को अपनी जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई तक लेकर गया था। अपने बाद के इंटरव्यूज में बाला साहब ठाकरे ने एक बार ये भी कहा था कि मार्मिक सिर्फ एक वीकली कार्टून न्यूज़पेपर नहीं था, वो एक ऐसा रीजन था जिसने मराठी युवाओं को उनसे जोड़ना शुरू किया और वही एक रीजन था जिसकी वजह से सेना का फॉर्मेशन हुआ और सेना ने इतनी बड़ी ग्रोथ की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेना क्या थी। ये वही सेना है जिसे आज आप शिवसेना के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र में आज इतनी बड़ी रीजनल पार्टी है। मार्मिक के सक्सेस होने के बाद बाला साहब ठाकरे को ढेर सारा प्यार मिलने लगा, उन्हें सपोर्ट मिलने लगा, युवा उनसे जुड़ने लगे। तब उन्होंने 19 जून सन 1966 को शिवसेना को गठित किया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर रेज होगा सबके मन में कि बाला साहब ठाकरे ने अपने इस पार्टी को शिवसेना का नाम ही क्यों दिया। बाला साहब ठाकरे ने अपनी सेना को सनातन साम्राज्य का एक महान योद्धा, मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान दी और उसके बाद उन्होंने इसका नाम रखा शिवसेना और इसका अर्थ बताया था शिवाजी की सेना, जो कि मराठी मानुस की सुरक्षा और उनके हित के लिए काम करेगी और हिंदुत्व और तथा सनातन की रक्षा के लिए काम करती है। बाला साहब ठाकरे की संगठित शिवसेना ने मराठी मानुस की जॉब सिक्योरिटी पे बहुत काम किया था। उन्होंने वहाँ के पब्लिक सेक्टर में अपना इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था कि वो सब अब मराठियों के लिए अपनी जॉब को प्रायोरिटी। आने वाले अगले 10 सालों में शिवसेना ने अपने वरिष्ठ नेताओं की देख रेख में खूब तरक्की की और एक बहुत बड़ी रीजनल पार्टी के तौर पे उभरी, जो अब पूरे देश में बैठे हुए नेताओं को टक्कर देने वाली थी। बहुत जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि बाला साहब ठाकरे ने बहुत सारे मौकों पर कांग्रेस को सपोर्ट किया था। कई जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी के टाइम पर उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से उनके फैमिली डॉक्टर और पार्टी में उनके सबसे चहीते विश्वासपात्र मित्र डॉक्टर हेमचंद्र गुप्ते ने 1976 में पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने हमेशा सनातन संस्कृति, अपने देश और अपनी मिट्टी को प्राथमिकता दी थी, जिसकी वजह से 1980 के दशक में वो मराठाओं के सबसे चहीते नेता बन गए थे। लेकिन इसका एक नुकसान भी बाला साहब ठाकरे को उठाना पड़ा था। उनके कई सारे दुश्मन बन चुके थे, जिसमें उस टाइम की रूलिंग पार्टी भी शामिल थी। 1989 में बाला साहब ठाकरे ने एक और न्यूज़पेपर लॉन्च किया, सामना, और 1951 में उनके पार्टी के सबसे चहीते और विश्वासपात्र नेता छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ दिया और पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने जो रीजन दिया था कि बाला साहब ठाकरे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो उसके खिलाफ खड़े। मंडल कमीशन क्या था और वो उस टाइम क्या रिपोर्ट लेकर आई थी, क्या करवाना चाह रही थी। बेसिकली 1979 में एक कमीशन बनाया गया जो कि उस समय पर सामाजिक और शैक्षिक तौर पर जो पिछड़ा वर्ग के लोग होते थे उनकी परेशानियों को आगे लाते थे और उनके लिए कुछ न कुछ सोल्यूशन ढूंढकर सरकार की तरफ से उन्हें दिया जाता था। उन्हीं की एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने सरकार से गुजारिश की थी कि ओबीसी रिजर्वेशन लाना जरूरी है। लेकिन बाला साहब ठाकरे इसके खिलाफ थे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ऐसा सोचते थे कि इस दुनिया में दो ही जाति हैं,
एक अमीरी और एक गरीबी। वो कभी नहीं चाहते थे कि बाकी किसी भी जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। अगर रिजर्वेशन देना ही है तो फिर अमीरी और गरीबी के आधार पर देना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार के या फिर उस समय बैठे हुए अधिकारियों के जो रिलेशन वाले या रिलेटिव होते हैं वही उसका फायदा उठा पाएंगे, और जो मेन गरीब तबके का लोग हैं उन्हें ये फायदा मिल नहीं पाएगा। और बाला साहेब ठाकरे इसी वजह से मंडल कमीशन की उस पेशकश से नाराज थे, उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 1992 में राम मंदिर की जगह पर जो विवादित ढांचा बना हुआ था उसको कार सेवकों ने गिरा दिया था, और बाला साहेब ठाकरे ने अपने लेखों के माध्यम से उसको खुलकर सपोर्ट किया था। और इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और 1995 के चुनाव में वो भारी मतों से जीतकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना के आए। 1999 तक उनकी सरकार रही, लेकिन उसके बाद उस टाइम के तत्कालीन सीएम मनोहर जोशी और बाला साहेब ठाकरे पर 1992 और 93 में मुंबई में हुए मुस्लिम दंगों के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराया गया और उनको जेल में भी जाना पड़ा। लेकिन देखिए, झूठ कितना ही बड़ा हो कभी भी सच को दबा नहीं सकता है। 28 जुलाई 1999 में इलेक्शन कमीशन की सिफारिश में बाला साहेब ठाकरे पर 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने और वोटिंग करने पर बैन लगा दिया, जिसके तहत 11 दिसंबर 1999 से लेकर 10 दिसंबर 2005 तक ना तो वो इलेक्शन लड़ सकते थे, ना ही वोटिंग कर सकते थे। इन सभी आरोपों के तहत 2000 में बाला साहेब ठाकरे को अरेस्ट भी किया गया और सबूतों के अभाव में कोर्ट को बाला साहेब ठाकरे को बाइज्जत बरी करना पड़ा था। बाला साहेब ठाकरे का ऐसा मानना था कि हिंदुओं को उन सभी के खिलाफ खड़े होकर उनका विरोध करना चाहिए जो उनकी पहचान, उनकी सनातन संस्कृति पे उंगली उठाता है। फिर 2006 में राज ठाकरे, जो कि बाला साहेब ठाकरे के भतीजे हैं, उन्होंने शिवसेना को छोड़ दिया, क्योंकि अपनी रिटायरमेंट के टाइम पर बाला साहेब ठाकरे ने अपनी पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में दे दिया था। राज ठाकरे ने शिवसेना को छोड़कर अपनी एक नई पार्टी बना ली थी। बाला साहेब ठाकरे का क्लियरली कहना था कि वो हर मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर उस मुस्लिम के खिलाफ जरूर है जो भारत में रहता है, भारत की खाता है, भारत में कमाता है, लेकिन भारत की संप्रभुता को गाली देता है, भारत के कानून को नहीं मानता। वो उन मुस्लिमों के खिलाफ थे। बाला साहेब ठाकरे ने वीर सावरकर को भी सपोर्ट किया था, उन्हें ग्रेट लीडर भी कहा था। 2002 में प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जब अटल बिहारी वाजपेयी के सामने वीर सावरकर की एक मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। तब बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि सोनिया गांधी होती कौन है इसका विरोध करने वाली। सोनिया गांधी भारत की संस्कृति को कितना जानती हैं? सोनिया गांधी भारत की संस्कृति के बारे में कितना अवगत है? उनका इनसे क्या रिश्ता है? ऐसा बाला साहेब ठाकरे ने वीर सावरकर को सपोर्ट करते हुए कहा था। इन सभी घटनाओं के बीच फिर एक ऐसा दिन आया जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को कार्डियक अरेस्ट आया और 17 नवंबर 2012 को उनका देहांत हो गया। वो परमात्मा में विलीन हो गए। बाल गंगाधर तिलक के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था। बाला साहेब ठाकरे का पब्लिक में अंतिम संस्कार किया जाना था। पूरा स्टेट हाई अलर्ट पे था। 20,000 मुंबई पुलिस और स्टेट पुलिस फोर्स की 15 टुकड़ियां तैनात की गई थी। पुलिस ने सबसे धैर्य बनाए रखने की, शांति बनाए रखने की अपील की थी। बाला साहेब ठाकरे को 21 बंदूकों की सलामी भी दी गई थी। ऐसे महान नेता, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हमेशा हमारे मन में एक स्पेशल जगह बनाए हुए रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं। धन्यवाद।